Assalamualaikum students and welcome to the second video lecture of grade 10 biology. I am your biology teacher from Honest Kindergarten and Secondary School. In this video I am going to tell you about central nervous system, CNS, peripheral nervous system, PNS and reflex section. आप इस वीडियो में देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके पार्ट्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मुतालिक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और रिफ्लेक्स सेक्शन के मुताबिक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। पहले ब्रेन को मैं डिस्कस कर लूँ। ब्रेन का स्ट्रक्चर ही बेटा जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन करवाने के लिए उसका स्ट्रक्चर उसकी बहुत हेल्प करता है। जो ब्रेन है उसकी प्रोटेक्शन के लिए हड्डियों से बनी हुई क्रेनियम यानी खोपड़ी का हिस्सा एक होता है, उसमें ब्रेन मौजूद होता है। क्रेनियम के अंदर 3 मेम्ब्रेन लेयर मौजूद होती हैं जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं। ये ब्रेन को ढांपती हैं, ना सिर्फ ये हिफाजत करती हैं बल्कि इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज मौजूद होती हैं। कैपिलरीज का काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड करती हैं दिमाग को। अच्छा, इसके अंदर फ्लूइड फील्ड वेंट्रिकल्स भी मौजूद होते हैं दिमाग के अंदर, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद सेंट्रल कैनाल से जुड़े होते हैं। और इन वेंट्रिकल्स के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, CSF। नेक्स्ट, दिमाग की कुछ डिवीजन। दिमाग के 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को पहले डिस्कस करते हैं। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। डायग्राम को गौर से देखना है और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना है, और साथ ही साथ अपनी हो सके तो बायो की बुक खोल लीजिएगा। वहाँ से जो मैं बताऊँगा आप लोग को फर्दर मज़ीद समझ आना शुरू हो जाएगी। थैलेमस क्या चीज़ है? ये सेरिब्रम से बिल्कुल नीचे पाया जाता है। अब डायग्राम जो मैंने दिखाई है उसमें से भी देखते रहें कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बहुत सारे हिस्सों के दरमियान कनेक्शन की वजह है, और सेरिब्रम की तरफ जाने वाली सेंसरी नर्व इम्पल्सिस को रिसीव करके उन्हें इंटरप्रेट भी करता है, सिवाय नाक से आने वाली इम्पल्सिस को। थैलेमस दर्द के एहसास, कॉन्शियसनेस, सोने और जागने के लिए भी जिम्मेदार है, उस चीज़ के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस ये मिड ब्रेन से ऊपर होता है, थैलेमस से बिल्कुल नीचे होता है। हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस नाम ही बता रहा है थैलेमस से नीचे। अच्छा, इसमें इंसान में इसका जो साइज़ होता है वो तकरीबन एक बादाम के साइज़ के बराबर होता है, और इसके अहम काम जो है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में कनेक्शन बनाना है। पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस का जो फर्दर काम है वो गुस्सा, दर्द, खुशी और गम जैसे इमोशंस को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम, ये ज़्यादातर हिस्सा जो हमें दिमाग का बाहर नज़र आता है वो सेरिब्रम ही होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जिन्हें सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं। पिछली साइड में मैं आपको लेकर जाता हूँ। ये आपको ब्लू और पिंक में जो 2 हिस्से नज़र आ रहे हैं ये सेरिब्रम ही है। ये सेरिब्रम के 2 हिस्से हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अच्छा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। अच्छा, ये इसका काम क्या होता है? स्केलेटल मसल्स को, सोचने को, जहानत, आपकी इंटेलिजेंस और आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अगले हिस्से ओल्फैक्टरी बल्ब्स कहलाते हैं। ओल्फैक्टरी बल्ब्स नर्व से इम्पल्सिस रिसीव करते हैं और सूंघने का एहसास पैदा करते हैं। अब ये काम नाक से आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ रिसीव की जा रही है, इसलिए थैलेमस में मैंने उनका जिक्र नहीं किया। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का बाहर वाला हिस्सा, आउटर लेयर जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाती है। ये ग्रे मैटर की बनी होती है। ग्रे मैटर से मुराद नर्वस सिस्टम का ऐसा मटेरियल है जो सेल बॉडीज़ और माइलिन के बगैर एक्सॉन्स पर मुश्तमिल है। ये वीडियो 1 में डिस्कस कर लिया है। और जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर की निचली जो लेयर है वो इनर लेयर, वो वाइट मैटर की बनी होती है। ये माइलिनेटेड एक्सॉन्स पर मुश्तमिल होती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा होता है, और इसलिए इसको क्रेनियम के अंदर, स्कल के अंदर करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए इसको फोल्ड्स में डिवाइड किया है। ये देखें, दिमाग के अंदर इसको एडजस्ट करने के लिए ये फोल्ड में बहुत सारी तहों में लगाया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो इसके कुछ लोब्स मौजूद होती हैं, 4 फ्रंटल लोब्स स्केलेटल मसल्स की वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती है और बोलने के दौरान होने वाली बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। पैराइटल लोब स्किन से आने वाली सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। जो आपका ऑक्सीपिटल लोब है वो विजुअल इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और उनको इंटरप्रेट करता है, जबकि टेम्पोरल लोब जो आपके सुनने और सूंघने की जो सेंसेस हैं उनसे ताल्लुक़ रखता है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन क्या चीज़ है? ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान होता है और उन दोनों के दरमियान कनेक्शन का काम करता है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन वसूल करता है फोर ब्रेन के
मुतलका हिस्से में भेज देता है, यानी जिस तरह की सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उस तरह के फोर ब्रेन के हिस्से में इसको भेज देता है। मिड ब्रेन सुनने के मुतालिक चंद फौरी रद्द-ए-अमल या रिस्पॉन्सेज यानी रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है और आपके बॉडी पोस्चर्स को भी कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक है मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम और पोन्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर पाया जाता है, सांस लेने, दिल की धड़कन की रफ्तार, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस को जैसा कि वॉमिटिंग, खांसी, छींक वगैरह को भी कंट्रोल करता है, और स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग के बकिया हिस्सों के दरमियान जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से होकर ही जाती है। सेरिबेलम ये मेडुला से पीछे पाया जाता है और मसल्स की जो मूवमेंट है उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। पोन्स मेडुला के ऊपर पाया जाता है और इसका काम सांस को कंट्रोल करना और सांस को कंट्रोल करने में मेडुला की मदद करना है, और सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान कनेक्शन का काम करता है। ब्रेन स्टेम एक चीज़ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन दिमाग के बकिया हिस्सों को स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ते हैं, तो इस वजह से इन्हें ब्रेन स्टेम कहते हैं। नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड हम लोग देखेंगे तो उसमें ब्रेन स्टेम का जिक्र आएगा, वो क्या है। स्पाइनल कॉर्ड ये नर्व्स का एक बंडल है, ट्यूब लाइक बंडल। ये इसकी जो शुरुआत है वो ब्रेन स्टेम से होती है, और ब्रेन स्टेम मैंने अभी आपको बता दिया, और ये कमर के निचले हिस्से तक जाती है। दिमाग की तरह स्पाइनल कॉर्ड पर भी मेनिंजेस की कवरिंग मौजूद होती है और इसको फर्दर प्रोटेक्ट किया गया होता है वर्टिब्रल कॉलम से। अच्छा, इसकी पोजीशन के मुतालिक मैंने बता दी, इसका अब प्रोटेक्शन के मुतालिक भी बता दी। अब स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर लेयर है वो वाइट मैटर से बनी होती है, इनर लेयर जो है वो ग्रे मैटर से बनी होती है। अच्छा जी, और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल पार्ट है वो बटरफ्लाई शेप है, और उसके बटरफ्लाई शेप जो सेंट्रल कैनाल के इर्द गिर्द मौजूद होती है। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई से जिसकी पूरी लेंथ है उससे स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, उनकी टोटल तादाद होती है 31 पेयर। ये तमाम की तमाम मिक्स नर्व्स हैं। ये वीडियो 1 में हम लोगों ने मिक्स नर्व्स को डिस्कस किया था, क्योंकि इसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। हर स्पाइनल नर्व 2 रूट्स बनाती है, ये आप लोग ज़रा देखें। स्पाइनल कॉर्ड की जो दरमियान वाली गोलाई है उससे 2 हाथ निकल रहे हैं, 2 बाजू निकल रहे हैं जो जुड़ रहे हैं एक जगह पर। अच्छा, एक डोर्सल रूट है, दूसरी वेंट्रल रूट है। ब्लू में आपको डोर्सल रूट नज़र आ रही है, रेड में आपको वेंट्रल रूट नज़र आ रही है। जो डोर्सल रूट है वो सेंसरी है, और रेड वाली वो क्या है, वो मोटर है, मोटर नर्व्स पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट, अब जो सेंसरी रूट है डोर्सल रूट, उसमें एक सेंसरी एक्सोन होता है और एक गैंग्लियन होता है, यानी सेल बॉडीज़ होती हैं। वेंट्रल रूट में सिर्फ रेड कलर में आप लोग देखो सिर्फ और सिर्फ बारीक एक थ्रेड नज़र आ रहा है, वो जो एक्सोन है, मोटर एक्सोन। स्पाइनल कॉर्ड 2 अहम रोल प्ले करती है, यानी दिमाग का और जिस्म का आपस में कनेक्शन बनाती है, यानी जिस्म के जितने हिस्सों से नर्व इम्पल्सेस हैं उनको दिमाग तक पहुंचाती है और दिमाग से नर्व इम्पल्सेस को बॉडी तक पहुंचाती है। स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम करती है, बहुत सारे जो सिंपल रिफ्लेक्सेस हैं उनकी जिम्मेदार। अब ये रिफ्लेक्सेस का जिक्र बहुत आ रहा है, रिफ्लेक्सेस को हम लोग रिफ्लेक्स सेक्शन में पढ़ेंगे वो क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम गैंग्लियंस पर मुश्तमिल होता है और नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। ये वीडियो 1 में हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। गैंग्लिया ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होते हैं, न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ के क्लस्टर्स होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती हैं वो यहाँ आती हैं, इसलिए इन्हें क्रेनियल या स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो 12 पेयर्स हैं इंसान के अंदर, और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। क्रेनियल नर्व्स में कुछ सेंसरी नर्व्स मौजूद होती हैं, कुछ मोटर नर्व्स होती हैं और कुछ मिक्स्ड होती हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स सारी की सारी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स मिलकर 2 पाथवेज बनाते हैं, यानी एक होता है आपका जो सेंसरी पाथवे, दूसरा होता है मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे यानी रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्सेस पहुंचाता है, इस पाथवे का काम है। और मोटर पाथवे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक नर्व इम्पल्सेस पहुंचाता है, मैसेज। मोटर पाथवे आगे 2 सिस्टम्स बनाते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, कॉन्शियसनेस और वॉलेंट्री एक्शंस का जिम्मेदार है। इसमें वो तमाम की तमाम मोटर न्यूरॉन्स शामिल हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सिस को लेकर स्केलेटल मसल तक पहुँचते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती।
मिसाल के तौर पर ऐसे मोटर न्यूरॉन्स शामिल हैं जो कार्डिक मसल, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड तक इम्पल्सेस लेकर जाते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो सिस्टम्स बनाता है, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये बॉडी को इमरजेंसी कंडीशंस के लिए रेडी करता है, फाइट और फ्लाइट के लिए। इमरजेंसी कंडीशंस में ये आपके प्यूपिल को फैला देता है, धड़कन और सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है और डाइजेशन का अमल थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। जब स्ट्रेस कम हो जाता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्यूपिल को वापस सुकेट देता है नॉर्मल लेवल तक, डाइजेशन का जो सिस्टम है वो दोबारा बहाल हो जाता है नॉर्मल लेवल तक, और धड़कन और सांस लेने की रफ्तार भी नॉर्मल हो जाती है। आगे रिफ्लेक्स सेक्शन। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या चीज़ है? जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मसल्स और ग्लैंड को इम्पल्सेस भेजते हैं तो दो तरह के रिस्पॉन्सेज पैदा होते हैं। एक वो जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, उस तरह के जो वॉलंटरी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो तो नॉर्मल है। जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स हों और बहुत तेज़ी से पैदा हों उन्हें कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसकी मिसाल मैं आपको दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है जिसका हाथ गर्म चीज़ को छू गया। अब बॉडी इस पूरी सिचुएशन को दूसरे तरीके से देखती है। वो कहती है कि अगर रिसेप्टर्स ने हमें मैसेज दिया, जो स्टिमुलस महसूस किया कि बाहर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है जिसके साथ हमारे रिसेप्टर्स कांटेक्ट में आए, अभी इन्फॉर्मेशन दिमाग तक जाएगी, दिमाग उसको इंटरप्रेट करेगा, वापस भेजेगा, इफेक्टर्स तक वो रिस्पॉन्स पैदा करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब वो इस टाइम को कंज्यूम होने से बचाने के लिए और इस टाइम के लगने के दौरान बॉडी को जितना डैमेज हो सकता है उससे बचाने के लिए स्पाइनल कॉर्ड इन्फॉर्मेशन को दिमाग तक पहुंचने नहीं देता, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड खुद कोऑर्डिनेटर का काम करता है। और कोऑर्डिनेटर के काम करने के बतौर कोऑर्डिनेटर वो क्या करता है, जो भी रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन आती है उसके मुताबिक तेज़ी से रिस्पॉन्स पैदा कर देती है, और ये रिस्पॉन्स हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा तेज़ और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। ये रिस्पॉन्स जिन नर्व्स इम्पल्सिस के ऊपर जा रहा होता है और वो नर्व इम्पल्सिस जिस रास्ते से गुजरती हैं वो रास्ता रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। बुक वर्क आपका ये है कि आपने सारे के सारे साइड बॉक्स देखने और जितने भी डिस्कस किए गए हैं टॉपिक्स उन सब की बॉल टर्म्स को आपने लर्न करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आपने बुक को फर्दर डिटेल से पढ़ना है। आपको आई होप सो कि आपको मज़ीद समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच।